हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। चलिए स्टार्ट करते हैं अक्टूबर मंथ का 15 सेशन, जिसमें हम न्यूज़पेपर के एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू कवर करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज हम कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। प्रीवियस 82 टॉपिक हम प्रीवियस 14 सेशन में कवर कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे प्रमोशन ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस इन एजुकेशन के बारे में। देन चर्चा करेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में। इंडियन बाइसन, जिसको हम गौर के नाम से जानते हैं, उसके बारे में देखिए। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के बारे में चर्चा करेंगे। जानेंगे डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स क्या होती हैं। ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें आज हम G20 के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन रीजनल लैंग्वेजेस इन एजुकेशन से संबंधित है, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि मेडिकल एजुकेशन को हिंदी में प्रोवाइड कराने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बना है। साथ ही साथ इसने जो MBBS की बुक है वो हिंदी वर्जन में लॉन्च की है। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि मध्य प्रदेश केवल एक ऐसा राज्य है जो कि इंजीनियरिंग कोर्सेज को भी हिंदी माध्यम में उपलब्ध कराता है। थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ये प्रमोट करती है कि एजुकेशन रीजनल लैंग्वेजेस में प्रोवाइड कराई जाए। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि जो मेडिकल एजुकेशन हिंदी माध्यम में प्रोवाइड कराने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बना है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा जो सेकंड स्टेटमेंट में बात की गई है कि इंजीनियरिंग कोर्सेज को हिंदी माध्यम में प्रोवाइड कराने वाला मध्य प्रदेश केवल एक राज्य है, तो ऐसा नहीं, अन्य 10 राज्यों ने भी इसको इंजीनियरिंग कोर्सेज को हिंदी लैंग्वेज में प्रोवाइड करा रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड में जो कहा गया है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ये प्रमोट करती है कि एजुकेशन रीजनल लैंग्वेजेस में प्रोवाइड कराई जाए, तो ये करेक्ट है। इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3 ओनली। चलिए जान लेते हैं अभी इसके रिसेंट कॉन्टेक्स्ट के बारे में। अभी मध्य प्रदेश ऐसा फर्स्ट स्टेट बन गया है जो कि मेडिकल एजुकेशन हिंदी में प्रोवाइड कराएगा। साथ ही साथ इसने MBBS बुक के हिंदी वर्जन को भी लॉन्च किया। अभी कुछ समय पहले 10 स्टेट ने जो रीजनल लैंग्वेजेस में जो इंजीनियरिंग कोर्सेज को प्रोवाइड कराने के लिए मंजूरी दी थी। इसके अलावा जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है वह प्रमोट करती है कि रीजनल लैंग्वेजेस में एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए। इसके अलावा कुछ अदर इनिशिएटिव भी चल रहे हैं कि रीजनल लैंग्वेजेस को बढ़ाया जाए, जैसे कि 22 बुक्स ऑफ डिप्लोमा और जो अंडर ग्रेजुएट लेवल की जो बुक्स हैं उनको 9 शेड्यूल इंडियन लैंग्वेजेस में इसको कन्वर्ट किया गया है बाय द AICTE ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन द्वारा। इसके अलावा पब्लिकेशंस को ग्रांट भी दिया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी लेवल बुक को वह रीजनल लैंग्वेज में प्रोवाइड कराए जाएं, और जो उसकी साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी होती है उसको रीजनल लैंग्वेज में कन्वर्ट करें। इसके अलावा एक बहुभाषक एक सॉफ्टवेयर टूल है जो कि रियल टाइम ट्रांसलेशन करता है। जो भी लेक्चर आपके चल रहे हैं जिस भी भाषा में, उसको आप रीजनल लैंग्वेजेस में चेंज कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये हमने बात की रीजनल लैंग्वेजेस इन एजुकेशन के बारे में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से संबंधित है, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं ये आर्टिकल 17 जो कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के अंतर्गत है उसके द्वारा आउटलाइन किए जाते हैं, उसके द्वारा उल्लेखित किए जाते हैं। सेकंड में कहा गया है कि इंपॉर्टेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी राइट्स है फर्स्ट इस टाइम इसको रिकॉग्नाइज किया गया था पेरिस कन्वेंशन 1883 और बर्न कन्वेंशन 1886 में। थर्ड स्टेटमेंट में यह कहा गया है कि जो सेल फॉर IPR प्रमोशन एंड मैनेजमेंट, जिसको हम CPM के नाम से जानते हैं, जो कि सेटअप किया गया है DIPP के अंतर्गत, जो कि कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, ये एक सिंगल पॉइंट रेफरेंस है इम्प्लीमेंटेशन के लिए, जो कि नेशनल IPR पॉलिसी जो हमने बनाई है उसके ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो IPR जो आउटलाइन किए गए थे, उल्लेखित किए गए हैं, वह यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, उसके आर्टिकल 27 में इसको उल्लेखित किया गया है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड, फर्स्ट टाइम इसको रिकॉग्नाइज किया गया था IPR को पेरिस कन्वेंशन 1883, बर्न कन्वेंशन 1886 में, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा जो हमारी नेशनल IPR पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए सिंगल पॉइंट रेफरेंस है सेल फॉर IPR प्रमोशन एंड मैनेजमेंट यानी कि CPM, जो कि DIPP के अंतर्गत आता है, और DIPP आपका कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा C 1, 2 और 3।
इसके बारे में देखते हैं। अभी यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने अभी नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कॉन्फ्रेंस जो कि 2022 जो आयोजित की गई थी उसको संबोधित किया। इसमें उन्होंने हाईलाइट किया कि जो कंट्री के जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ के सामने जो महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं उसके बारे में उन्होंने बताया। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स निकाला जाता है उसमें टॉप 10 कंट्री में भारत को शामिल किया जाएगा, आगे करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा इंडिया की अगर अभी हम रैंक की बात करें तो 40 रैंकिंग है भारत की 132 नेशंस में, जो कि 2015 में जब हम 81 रैंक पे थे, जबकि अब जो रैंकिंग है 2022 में वह 40 पर हम आ चुके हैं। ये जो इंडेक्स है वह वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि बीपो के द्वारा इसको निकाला जाता है। अगर हम इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में बात करें तो ये राइट्स हैं पर्सन को दिए जाते हैं कि उसका जो क्रिएशन है माइंड्स के उसके लिए उसे उसके अधिकार दिए जाते हैं। जैसे कोई उसका इन्वेंशन है या कोई लिटरेरी वर्क है या आर्टिस्टिक वर्क्स है या सिंबल्स नेम्स हैं या इमेज है, कॉमर्स है, इमेज जो कि कॉमर्स में यूज की जा रही है, तो इस तरीके के राइट्स उसको दिए जाते हैं। इसके अलावा जो इसको एक्सक्लूसिव राइट प्रोवाइड कराए जाते हैं उसकी जो क्रिएशन है फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम्स के लिए। इसके अलावा इसको जो उल्लिखित किया गया था फर्स्ट टाइम आर्टिकल 27 में इसको उल्लिखित किया गया है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की आर्टिकल 27 है, उसके अंतर्गत ये सभी तरीके के जो साइंटिफिक है, लिटरेरी है, आर्टिस्टिक जो प्रोडक्शन है उनको राइट्स प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा जो इसकी इंपॉर्टेंस है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की सबसे फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज की गई थी पेरिस कन्वेंशन फॉर जो कि है प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज़ के लिए 1883 का। इसके अलावा बर्न कन्वेंशन जो कि है प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क्स 1886 का। ये बोर्ड ट्रिटी के अंतर्गत इसको फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज किया गया था, जो कि ये मैनेज किए जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेट किया जाते हैं बाय द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि पेरिस कन्वेंशन ये है आपकी प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी से संबंधित, जबकि जो बर्न कन्वेंशन है वह प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क्स से संबंधित। तो ये दोनों कन्वेंशन आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं इनको दो मेन एरियाज में कन्वर्ट किया जाता है। एक तो कॉपीराइट से संबंधित जो कि आपके किसी ऑथर्स के लिटरेरी वर्क हो गए या आर्टिस्टिक वर्क्स हो गए, बुक्स है, अदर राइटिंग्स है, म्यूजिकल कंपोजिशंस है, पेंटिंग्स है, स्कल्पचर्स है या कोई कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड फिल्म्स है, उसको कॉपीराइट प्रदान किए जाते हैं। और ये मिनिमम पीरियड इसका कितना रहता है कि 50 ईयर आफ्टर द डेथ ऑफ द ऑथर, मतलब जो उसका लेखक है उसकी मृत्यु के 50 साल के बाद तक ये राइट्स उसके पास रहते हैं। इसके अलावा इसमें इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी राइट्स रहते हैं, इसको भी दो पार्ट्स में बांटा जाता है, जिसमें प्रोटेक्शन ऑफ डिस्टिंक्टिव साइंस जो कि पर्टिकुलर ट्रेडमार्क्स के रूप में हो सकते हैं, साथ ही साथ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के रूप में हो सकते हैं। ट्रेडमार्क्स की अगर हम बात करें तो ये गुड्स और सर्विस को दिए जाते हैं, जो भी पर्टिकुलर जो गुड्स है और सर्विस है जिसमें हम अंतर कर सकें, उनको डिस्टिंग्विश कर सकें ट्रेडमार्क के हिसाब से। इसके अलावा एक ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस होते हैं कि किसी जो प्रोडक्ट का प्रोडक्शन उसके ज्योग्राफिकल ओरिजिन जिसका जहाँ पर है उसके हिसाब से उसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस दिए जाते हैं। ये जो डिस्टिंक्टिव साइन है, जो अलग अलग प्रकार के इनको साइन दिए जाते हैं, उसका उद्देश्य ये है कि इनके बीच में जो विभिन्न प्रोडक्ट्स हैं उनके बीच में एक बेहतर कंपटीशन को बढ़ाया जा सके, साथ ही साथ कंज्यूमर उनको ठीक तरीके से चूज कर सके कि ये उस ओरिजिनल कंपनी का ही प्रोडक्ट है या नहीं। इसके अलावा एक इंडस्ट्रियल डिजाइंस भी प्रोवाइड कराए जाते हैं ट्रेड सीक्रेट्स के लिए। जो अदर टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज़ हैं वह किसी भी तरीके के जो इनोवेशंस हैं, डिज़ाइन है या क्रिएशन ऑफ टेक्नोलॉजी है, उसके अंतर्गत इंडस्ट्रियल डिज़ाइन एंड ट्रेड सीक्रेट प्रोवाइड कराए जाते हैं। इसके अलावा इसमें जो पेटेंट भी उनको इनोवेशंस के लिए पेटेंट भी इसको प्रोवाइड कराया जाता है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी से संबंधित। इसके अलावा अगर हम बात कर लें तो इंडिया मेंबर है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि 1995 में अस्तित्व में आया। इसके अंतर्गत जो ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट्स हैं, जिसको हम ट्रिप्स एग्रीमेंट कहते हैं, उसका भारत पार्ट है और उससे संबंधित भारत ने कई नीतियां भारत में बना रखी हैं। इसके अलावा इंडिया मेंबर है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन, जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से संबंधित हैं उसको प्रमोट और प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर हम बात करें बीपो की, तो बीपो जो है वह है जो 15 यूएन की स्पेशलाइज एजेंसी हैं उनमें से एक बीपो है। इसके अलावा इसका जो गठन हुआ था 1967 में इसका गठन किया गया था
और इसने जो वर्क स्टार्ट करना शुरू किया वो 1970 से स्टार्ट किया। और अगर हम इसके हेडक्वार्टर की अगर हम बात कर लें तो इसका जो हेडक्वार्टर है वह जिनेवा में स्थित है। इसके अलावा जो भारत ने नेशनल आईपीआर पॉलिसी बनाई है उसके बारे में देख लेते हैं। नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पॉलिसी भारत ने 2016 में बनाई और मई 2016 में इसको अडॉप्ट किया। इसका जो उद्देश्य है वह यह है कि फ्यूचर जो डेवलपमेंट है आईपीआर के उसको किस तरीके से विजन डॉक्यूमेंट है जिसको गाइड किया जा सके। इसके अलावा इसका जो स्लोगन था वह था क्रिएटिव इंडिया इनोवेटिव इंडिया। इसके अलावा ये कोशिश करता है कि एक सिंगल प्लेटफॉर्म बनाया जाए आईपीआर के लिए जो सभी तरीके की जो हमारे यहाँ एजेंसीज हैं उनके बीच में लिंकेज का काम करे। साथ ही साथ ये इंस्टीट्यूशनल जो मैकेनिज्म प्रोवाइड कराए फॉर इम्प्लीमेंटेशन और जो भी तरीके के मॉनिटर करना है, जो भी वर्ल्ड में बेस्ट प्रैक्टिसेस चल रही हैं उसको किस तरीके से भारत में अपनाया जा सकता है। इसके अलावा जो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन है जिसको हम डीआईपीपी के नाम से जानते हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत आता है, उसको इसके अंतर्गत जो आईपीआर से संबंधित नोडल डिपार्टमेंट के रूप में उसको स्पेसिफाई किया गया है। इसके अलावा सेल फॉर आईपीआर प्रमोशन एंड मैनेजमेंट है जो कि सेटअप किया गया है अंडर द डीआईपीपी के अंतर्गत, जो कि सिंगल पॉइंट रेफरेंस पॉइंट है इम्प्लीमेंटेशन जो कि ऑब्जेक्टिव है नेशनल आईपीआर पॉलिसी के उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये इंडियन बाइसन जिसको हम गौर के नाम से जानते हैं उसके बारे में है, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि ये सबसे बड़ा गो जाती है यानी कि लार्जेस्ट वाइल्ड बोवाइन है। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि ये नेटिव है साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया का। थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया है कि इसका जो आयुशियन स्टेटस है वह इंडेंजर्ड है। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। ये फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ये लार्जेस्ट वाइल्ड बोवाइन है तो ये करेक्ट है। इसके अलावा सेकंड में ये नेटिव है साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया का तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। लेकिन थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि इसके आयुशियन स्टेटस के बारे में तो ये इंडेंजर्ड नहीं जबकि वल्नरेबल है, तो ये स्टेटमेंट इसका रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए इसका जो आंसर है डी 1 और 2 ओनली। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। इंडिया ने अभी प्रपोजल दिया है कि जो गौर हैं उनको ट्रांसलोकेट किया जाए टू श्रीलंका, जहाँ पर जो इंडियन बाइसन है वो एक तरीके से एक्सटेंड हो गए थे 17वीं सेंचुरी में। इसके अलावा जो इंडियन गौर है वह रिक्लूसिव बीस्ट है यानी कि शांतप्रिय प्रजाति है जो कि जंगलों में रहती है। इसके अलावा ये लार्जेस्ट वाइल्ड बोवाइन है जो कि जंगलों में ये पाई जाती है। ये 13,000 से 30,000 तक गौर्स हैं जो कि पूरे वर्ल्ड में हैं। लेकिन अगर इसमें से हम देखें तो लगभग 85% पॉपुलेशन प्रेजेंट है इन इंडिया में। इसके अलावा ये म्यांमार और थाईलैंड में भी ये पाई जाती हैं। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो ये नेटिव है साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया की। और इंडिया में अगर हम बात करें तो ये नागरहोल, बांदीपुर एंड मैसिनगुड़ी जो नेशनल पार्क है कर्नाटक के अंतर्गत वहाँ पर पाई जाती हैं। एंड जो बिलिगी-रंगा जो पहाड़ियाँ हैं, हिल्स हैं, बिलिगी-रंगा जो हिल्स हैं वहाँ पर इनको देखा जाता है। इसके अलावा इसके आयुशियन स्टेटस की अगर हम बात करें तो ये वल्नरेबल इनका आयुशियन स्टेटस है और इनको प्रोटेक्शन दिया गया है जो शेड्यूल 1 है जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की, जिसके अंतर्गत 6 शेड्यूल हैं, उसमें जो फर्स्ट शेड्यूल में इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराया गया है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया इंडियन बाइसन से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट से संबंधित है जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि शेड्यूल कास्ट से संबंधित जो भी इंटरेस्ट हैं उनको सेफगार्ड करने के लिए। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि 65 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसके द्वारा जो नेशनल कमीशन एससी एंड एसटी था उसको रिप्लेस करके 2 कमीशन में बना दिया गया, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब में इन ईयर 2004 में। साथ ही साथ थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया है कि चेयरपर्सन जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है वह अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट उसकी सील के द्वारा। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है वह एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो ये आर्टिकल 338 के अंतर्गत आती है जिसको अंतर्गत इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है। इसके अलावा ये सेफगार्ड के लिए काम करती है शेड्यूल कास्ट से संबंधित लोगों के लिए।
इसके अलावा इसमें जो 65 अमेंडमेंट की बात की गई है कि जिसमें नेशनल कमीशन फॉर एससी एसटी को तोड़ के नेशनल कमीशन दो सेपरेट कमीशन में बनाया गया था। तो भाई 65 अमेंडमेंट से नहीं बल्कि 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ये किया गया था 2004 में, जिसमें नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स है उसको 338 ए में शामिल किया गया था। तो ये इसका रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट में अगर हम बात करें तो चेयरपर्सन है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के, तो वह प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3 ओनली। अगर हम इसकी बात करें तो अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट से ये कहा है कि भाई किसी इस तरीके से कोई स्पेसियस कंप्लेंट है या कोई उसके पीछे कोई सब्सटेंटिव एलिगेशंस मतलब जो लगाए गए हैं उसके पीछे कोई सब्सटेंस नहीं है, तो ऐसे केसेस की वह इंक्वायरी नहीं कर सकता। तो इसलिए ये अभी चर्चा में रहा। इसके अलावा अगर हम इसकी बात कर लें नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट की, तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि सेफगार्ड प्रोवाइड कराता है शेड्यूल्ड कास्ट से संबंधित लोगों को। आर्टिकल 338 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इस कमीशन के बारे में बताया गया है। इसके अलावा जो नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब है उसकी जो ड्यूटीज़ हैं कि वे जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब से संबंधित जो लोग हैं उनसे रिलेटेड मैटर्स का इन्वेस्टिगेशन करें और उससे संबंधित कोई उनको सलाह देनी है, एडवाइस देनी है, उनसे संबंधित कोई प्लानिंग करनी है उनके सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से संबंधित, तो उसके बारे में ये सजेशन प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा अगर हम बात कर लें इनकी हिस्ट्री एंड ओरिजिन के बारे में, तो कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले स्पेशल ऑफिसर को इसमें अपॉइंट किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया था स्पेशल ऑफिसर जो कि अंडर था 338 आर्टिकल के अंतर्गत। इसके अलावा जो स्पेशल ऑफिसर था वो डेजिग्नेटेड था कमिश्नर फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब के रूप में। लेकिन इसमें 65 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या किया गया, इसको रिप्लेस कर दिया गया। जो 1 मेंबर सिस्टम बनाया गया था उसको मल्टी मेंबर नेशनल कमीशन शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के रूप में बना दिया गया। इसके अलावा ये जो 65 जो अमेंडमेंट आया था वो 1990 में आया, जिसके अंतर्गत 338 में संशोधन किया गया। इसके अलावा 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 2003 में आया, जिसके अंतर्गत इस जो कमीशन था एससी एसटी के लिए सेम, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब के रूप में। ये कब किया गया, ये 2004 में किया गया। और किस अमेंडमेंट से किया गया ये आप इंपॉर्टेंट है, 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से किया गया। और जो अब एससी आता है, नेशनल कमीशन फॉर एससी आता है, वह आता है 338 के अंतर्गत, जबकि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब है वह 338 ए के अंतर्गत आता है। इसके अलावा नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है वह 338 बी में अभी शामिल किया गया है 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के से। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान होने चाहिए। इसके अलावा अगर हम स्ट्रक्चर की बात कर लें तो ये इसमें 3 ये मेंबर्स हैं, चेयरपर्सन, एक वाइस चेयरपर्सन होता है, साथ ही साथ 3 अदर मेंबर्स होते हैं और इन सभी को अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन डिजिटल बैंकिंग यूनिट से संबंधित है, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो डिजिटल बैंकिंग यूनिट है एक तरीके के बैंकिंग आउटलेट हैं विद इसमें क्या डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है जो कि डिलीवर करेंगे बैंकिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को, लेकिन इसमें कहा गया है कि इन सेल्फ सर्विसेज ओनली। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि ये जॉइंट इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, आरबीआई का, इंडियन बैंक एसोसिएशन, साथ ही साथ पार्टिसिपेटिंग बैंक का। थर्ड स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि ये डीबीओ है, ये सेटअप किए जाएंगे अक्रॉस 75 डिस्ट्रिक्ट। ये बजट 2022-23 में ये अनाउंस किया गया था। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि डीबीओ जो है वह बैंक आउटलेट होगा जो कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से इसमें शामिल होगा, जो कि डिलीवर करेगा बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को। ये सेल्फ सर्विसेज के साथ साथ ये असिस्टेड सर्विसेज भी प्रोवाइड कराएगा। इसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट में जो कहा गया है कि ये जॉइंट इनिशिएटिव है गवर्नमेंट, आरबीआई, इंडियन बैंक एसोसिएशन एंड पार्टिसिपेटिंग बैंक का, तो ये करेक्ट है। इसके अलावा थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि 2022-23 के बजट में इसको अनाउंस किया गया था कि 75 डिस्ट्रिक्ट में इसको शामिल किया जाएगा, सेटअप किया जाएगा, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। इसलिए इसका फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग, सेकंड करेक्ट, थर्ड इज करेक्ट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2 और 3 ओनली। अभी रिसेंट कॉन्टेक्स्ट के बारे में देखें तो अभी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा 75 डिस्ट्रिक्ट में
इसको अभी लॉन्च किया गया है डीबीयू को। इसके अलावा इसको बजट में अनाउंस किया गया था 2022-23 के बजट में। जो डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स होंगे एक तरीके के बैंकिंग आउटलेट के रूप में यूज किए जाएंगे, जो कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से परिपूर्ण होंगे, जो कि डिलीवर करेंगे बैंकिंग प्रोडक्ट्स साथ ही साथ सर्विसेज को। लेकिन ये सेल्फ सर्विसेज के साथ साथ असिस्टेड मोड में भी इनको प्रोवाइड कराया जाएगा एट एनी टाइम। इसके अलावा ये जॉइंट इनिशिएटिव है गवर्नमेंट, आरबीआई, इंडियन बैंक एसोसिएशन एंड पार्टिसिपेटिंग बैंक्स का। अगर हम इसकी टू डिस्टिंक्टिव फीचर्स की बात करें तो सेल्फ सर्विस जोन में इसका कस्टमर एक्सेस कर सकते हैं एटीएम को, कैश डिपॉजिट मशीन है उसको, साथ ही साथ इंटरनेट बैंकिंग को। इसके अलावा डिजिटल अगर असिस्टेंट जोन की अगर हम बात करें तो इसमें 2 जोन, जिसमें डिजिटल असिस्टेंट जोन दूसरा होगा जो कि असिस्ट करेगा कस्टमर को कि वे सर्विस ले सकें, जैसे कि सेविंग अकाउंट कैसे खोलना है, करेंट अकाउंट खुलवाने के लिए वे सर्विसेज इसके द्वारा प्रोवाइड कराई जाएगी। अगर हम इसके आरबीआई की गाइडलाइन की बात करें तो डीबीयू को अभी कॉमर्शियल बैंक ही अभी इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है कि वही खोल सकते हैं, जो कि रीजनल रूरल बैंक, पेमेंट बैंक्स को अभी ये अधिकार नहीं है। इसके अलावा गाइडलाइन के अंतर्गत इसके अलावा जो ट्रीट किए जाएंगे जो बैंकिंग आउटलेट हैं, ईच डीबीयू मस्ट सर्टेन मिनिमम डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट्स उसके पास होनी चाहिए। इसके अलावा इसके अगर हम बेनिफिट्स की बात कर लें तो ये 24/7 बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करा सकेगा फॉर कैश डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल के लिए। इसके अलावा जो पीपल हैं वो इससे जुड़ सकेंगे, जिनके पास डिजिटल कनेक्टिविटी नहीं है वह इसके माध्यम से पेपरलेस माध्यम से इसमें जुड़ सकेंगे। इसके अलावा डिजिटल लिटरेसी बढ़ाने के लिए, फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाने के लिए समाज में एक महत्वपूर्ण इनिशिएटिव ये देखा जा रहा है। तो ये हमने बात की डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स के बारे में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें G20 के बारे में आपके सामने 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो आफ्टर द 1997-99 का जो एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था उसके द्वारा इसमें मिनिस्ट्रियल लेवल फोरम इसमें लॉन्च किया गया था G7 की इन्विटेशन पर, जिसमें दोनों शामिल थे डेवलप्ड नेशन साथ ही साथ डेवलपिंग इकोनॉमीज। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड है वह इस्टेब्लिश किया गया था G20 लीडर्स के द्वारा फॉर जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी उसके बाद। और थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया है कि फॉर द सिलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंसी की अगर हम बात करें तो 19 कंट्रीज जो हैं वो उसको 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है और ईच जो ग्रुप है उसमें 4 कंट्री से ज़्यादा मेंबर नहीं है। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि 97-99 में जो एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे उसके बाद G7 के द्वारा इनवाइट किया गया था मिनिस्ट्रियल लेवल फोरम के रूप में, जो कि डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमीज के लिए। इसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट में ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट में जो कहा गया है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड है जो कि G20 के द्वारा इसको एस्टैब्लिश किया गया था जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जो आई थी उसके बाद। थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि इसकी प्रेसिडेंसी के लिए 19 कंट्री हैं, डिवाइडेड हैं इन 5 ग्रुप्स में, और जो 5 ग्रुप्स हैं उसमें से 4 से ज़्यादा कंट्री शामिल नहीं होनी चाहिए। तो ये भी करेक्ट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा C1, 2 एंड 3। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। अभी क्या हुआ है, जो G20 का जो इनफॉर्मल ग्रुप है 19 कंट्री और यूरोपियन यूनियन का, इसमें भारत को 2023 के लिए प्रेसिडेंसी को सौंप दिया गया है, जबकि अभी इस साल जो प्रेसिडेंसी कर रहा है वह 2022 में वह इंडोनेशिया के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जा रही है, जबकि 2023 में भारत के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाएगी। इसके अलावा इस जो इनफॉर्मल ग्रुप है जिसमें 19 कंट्री और यूरोपियन यूनियन शामिल हैं, साथ ही साथ कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं IMF और वर्ल्ड बैंक के। इसमें जो कई सारी इकोनॉमीज का मिक्स है, जैसे कि लार्जेस्ट एडवांस इकोनॉमी है, साथ ही साथ जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, दोनों का मिक्स इसके अंतर्गत G20 में शामिल है। अगर हम G20 मेंबर की अगर हम बात कर लें तो ये रिप्रेजेंट करते हैं 80% ऑफ द वर्ल्ड GDP को, 75% ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड को, साथ ही साथ 60% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन को। अगर हम बात कर लें G20 कब एग्जिस्टेंस में आई तो 1997-99 में जब एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुए तो उस समय मिनिस्ट्रियल लेवल फोरम के रूप में ये इमर्ज किया गया। G7 के द्वारा इसमें इनवाइट किया गया था आपकी डेवलपिंग इकोनॉमी साथ ही साथ डेवलप्ड इकोनॉमी को। और इसकी जो मीटिंग की शुरुआत 1999 में फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की मीटिंग के रूप में इसको शुरू की गई थी।
लेकिन 2008 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं तो इस तरीके का एक कंसेंसस बनता है कि इस तरीके के हायर पॉलिटिकल लेवल की ज़रूरत है, इस तरीके की मीटिंग्स की ज़रूरत है। तो तब से ये G20 की जो फॉर्मल मीटिंग है तब से स्टार्ट होती है 2008 से, और जो फर्स्ट 2008 में जो मीटिंग होती है वह होती है वाशिंगटन डीसी में। इसके अलावा इस समिट्स को प्रिपेयर करने के लिए G20 के जो फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के गवर्नर हैं, ये साल में 2 बार इनकी मीटिंग होती है। साथ ही साथ ये किसके समय पे, जब IMF और वर्ल्ड बैंक की जो मीटिंग्स होती हैं उसके सेम टाइम पर ही इसकी मीटिंग की जाती है। इसके अलावा ईच जो G20 कंट्री होती है वह रिप्रेजेंट करती है एक शेरपा को, जो कि प्लान करता है, गाइड करता है और इम्प्लीमेंट करता है जो भी इसका प्रोसीजर होता है बिहाफ ऑफ द जो लीडर होते हैं रेस्पेक्टिव कंट्री के। अगर हम इंडियन शेरपा की बात करें तो G20 में जो अभी जो अर्जेंटीना में जो 2018 में हुई थी उसमें श्री शक्तिकांत दास जी को इसमें शेरपा नियुक्त किया गया था। इससे पहले पीयूष गोयल सर थे शेरपा, अब शक्तिकांत दास जी हैं। इसके अलावा जो स्ट्रक्चर है, अगर हम फंक्शनिंग की बात करें तो G20 की जो प्रेसिडेंसी है रोटेट की जाती है एनुअल बेसिस पे अकॉर्डिंग टू द सिस्टम, जो कि रीजनल बैलेंस करता है ओवर द टाइम। अगर हम सिलेक्शन की बात करें तो प्रेसिडेंसी 19 कंट्री है जिसको 5 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। 19 कंट्रीज हैं उसको 5 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है और हर एक ग्रुप में 4 से ज़्यादा कंट्री नहीं हो सकती। और इसमें जो हर साल जो ग्रुप में से जो चूज़ किया जाता है प्रेसिडेंट, हर एक बार हर एक ग्रुप दूसरे ग्रुप में से इसमें चूज़ किया जाता है। इंडिया के अगर ग्रुप की बात कर लें तो ग्रुप 2 का वह मेंबर है जिसके अंतर्गत रशिया, साउथ अफ्रीका और टर्की शामिल है। इसके अलावा G20 का कोई परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं है। G20 का जो प्रेसिडेंट है वह रिस्पॉन्सिबल होता है G20 को एजेंडा को लाने के लिए, उसके कंसल्ट करने के लिए, जो ग्लोबल इकोनॉमी के जो डेवलपमेंट है उसकी रेस्पॉन्स से संबंधित। इसके अलावा एक ट्रॉयका टर्म होती है, इसमें जो नई कंट्री जो प्रेसिडेंसी लेती है इसमें 3 कंट्रियां शामिल होती हैं ट्रॉयका में, जिसके अंतर्गत जो कंट्री अभी प्रेसिडेंट है, इससे पहले की कंट्री, साथ ही साथ जो अगली कंट्री होगी उसमें जो प्रेसिडेंट होगी वह तीनों मेंबर इसके अंतर्गत मेंबर कंट्रीज इसके अंतर्गत शामिल होती है। अगर हम अभी के ट्रॉयका की बात करें तो 2021 में इसकी अध्यक्षता इटली के द्वारा की गई थी और जो 2022 में की जा रही है वह इंडोनेशिया के द्वारा की जाएगी, और जो अभी जो 2023 में भारत इसकी अध्यक्षता करेगा। तो इसमें ट्रॉयका में इटली और आपका इंडोनेशिया और भारत शामिल है। ये ट्रॉयका का उद्देश्य ये है कि ये कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी को जो ग्रुप एजेंडा है उसको मेंटेन करके रखे। इसके अलावा इसमें जो टोरंटो में 2010 में लीडर्स जो मिले थे उन्होंने डिक्लेयर किया था कि इसको एक प्रीमियर फोरम के रूप में जो कि ग्लोबल इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए उपयोग की जाएगी। इसके अलावा जो G20 मेंबर का जो वर्क है वो सपोर्ट करता है सेवरल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को, जो कि प्रोवाइड कराते हैं पॉलिसी एडवाइस, जिसमें एक इन्होंने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड को भी बनाया है जो कि इस्टेब्लिश किया गया था G20 लीडर्स के द्वारा, जो कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जो 2008 में आई उसके बाद। इसके बाद अगर हम इसकी समिट की बात करें तो इसकी जो फर्स्ट समिट थी वह हुई थी 1999 में बर्लिन जर्मनी में हुई थी। इसके बाद जब इसका फॉर्मल समिट शुरू हुई, हर साल तब से होती आ रही है, वो फर्स्ट हुई थी 2008 में वाशिंगटन डीसी में। इसके अलावा जो 16 समिट हुई वो रोम इटली में हुई थी, और जो 17 होनी है बाली इंडोनेशिया में 2022 में, और 18वीं जो हमारा न्यू दिल्ली के अंतर्गत ये समिट आयोजित की जाएगी। अगर हम G20 ट्रॉयका की बात करें तो इटली, इंडोनेशिया और इंडिया इसमें शामिल है। अगर हम G20 के मेंबर की बात कर लें तो इसमें अगर हम कॉन्टिनेंट वाइज चलें तो नॉर्थ अमेरिका से 3 कंट्री हैं जिसमें आपका कनाडा, USA एंड मैक्सिको शामिल हैं। इसके अलावा साउथ अमेरिका से 2 कंट्री शामिल हैं जिसमें आपका ब्राज़ील और अर्जेंटीना शामिल है। साथ ही यूरोप से 4 कंट्रीज़ के अंतर्गत आती हैं जिसमें UK, आपका फ्रांस, इटली एंड जर्मनी इसके अंतर्गत शामिल हैं। अफ्रीका से केवल 1 कंट्री है जिसमें आपकी साउथ अफ्रीका कंट्री शामिल है। एशिया से 8 कंट्री आती हैं जिसमें आपका सऊदी अरब एंड टर्की एंड रशिया एंड जापान, साउथ कोरिया, चाइना एंड भारत और इंडोनेशिया। तो ये 8 कंट्री आपकी एशिया से हैं। इसके अलावा इसमें एक ऑस्ट्रेलिया है ओशिनिया से, और एक एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में इसमें शामिल है। तो इस तरीके से G20 कंट्री हैं जिसमें हर एक कॉन्टिनेंट के मेंबर रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात की हमने G20 के बारे में। इसी तरीके से के सेशन हम आपके बीच में लाते रहेंगे। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब द अनलॉक GS एकेडमी। थैंक यू।